नमस्कार दोस्तों, बिस्ट एजुकेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला को लेकर आया हूँ। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण होती है देखो, मूलतः वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर में जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंक और अ होते हैं। देखो, लेखन और उच्चारण के अनुसार स्वरों को बांटे गया है। देखिए, लेखन में सभी हमारे जितने स्वर होते हैं वो आते हैं, जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंक, अ। ये सभी देखिए लेखन के अनुसार आते हैं। अब दूसरी बात आती है उच्चारण यानी कि जिनका हम प्रयोग अत्यधिक करते हैं। उच्चारण के अनुसार देखिए, यही विधि आके उच्चारण के अनुसार स्वरों की कुल संख्या हमारी 10 हो जाती है। इसमें जो ऊपर वाला लेखन है, लेखन के आधार पर ही बताऊंगा मैं आपको। देखिए, इसमें से री और अंक और अह लेखन के अंतर्गत आते हैं, परंतु उच्चारण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, उच्चारण में इनका प्रयोग नहीं होता है, तभी जाके उच्चारण में स्वरों की कुल संख्या 10 होती है। अब स्वरों का वर्गीकरण है। देखिए, स्वरों के वर्गीकरण में देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। मूलतः स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। जो मूलतः स्वर होते हैं हमारे, वो 4 ही होते हैं। देखिए, ह्रस्व यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय बोलने में लगता है, उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। यानी कि एक मात्रा का समय, खाली एक मात्रा का समय, जैसे अ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनमें एक ही मात्रा का समय लगता है। इसके बाद दूसरी बात आती है दीर्घ स्वर। देखो, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ हमारा बड़ा होता है, यानी कि बड़ा हो। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। देखिए, आओ के बाद एक अंक भी होता है। आओ के बाद एक अंक भी होता है। तीसरे नंबर का देखिए होता है प्लुत स्वर। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी अत्यधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की देखिए, जैसे हमारे किसी नाटकों अथवा कहानियों में इसका प्रयोग पुकारने में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि राम,
सीता। ठीक है, किसी शब्द को खींचकर बोलने को ही प्लूत कहते हैं। यथार्थ इसका अर्थ ये हुआ कि हर्ष और दीर्घ स्वर से भी अत्यधिक समय लेने वाले वर्णों को प्लूत स्वर कहते हैं। देखो मूल स्वर मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर अ, ई, उ और री को ही कहा जाता है। इसके बाद बात आती है आगत स्वर, यानी कि आगत स्वर। आगत स्वर, देखो आगत स्वर का यानी कि जो नया शब्द आ रखा है उसे हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे आ आगे पर से चंदा, ये इसे हम आगत स्वर कहते हैं। उस देखिए इसी माध्यम में अब हम स्वरों का उच्चारण किस किस स्थान से होता है, जीभ प्रभाग के, मुंह भाग के, तो उसको हम बताएंगे। जैसे आपका अग्रस्वर, अग्रस्वर यानी कि मुंह का आगे वाला भाग, ई छोटी ई कॉमा बड़ी ए आई, ये हमारे अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर के अंतर्गत देखिए अ आता है, मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है। उसके बाद बात आती है हमारी पश्च स्वर की। पश्च स्वर, पश्च स्वरों के अंतर्गत हमारे आ, उ, बड़ा उ, ओ, आओ और अम, चंदा वाला, ये शब्द आते हैं। देखो इसके बाद स्वर का एक अंतिम प्रश्न यह है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। देखिए एक बार और बताता हूं कि लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण के अनुसार पर स्वरों की कुल संख्या 10 मानी गई है। और लेखन में 13 और उच्चारण में 10 और मूलतः स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। अब हमारी बात आती है व्यंजनों पर। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को व्यंजन कहते हैं। देखो कोई भी व्यंजन बिना अ की ध्वनि का नहीं बनता है, यानी कि बिना अ की ध्वनि का कोई भी व्यंजन नहीं बनेगा। अर्थात देखिए व्यंजन हम बताते हैं आपको, परंपरागत रूप से व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी गई है। और उसके बाद उच्चारण के अनुसार पर व्यंजनों की कुल संख्या 35 मानी गई है। और लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 मानी जाती है। देखिए व्यंजनों में सबसे खास बात यह होती है कि वो वर्गों में बटे होते हैं। यानी कि सबसे पहला क्या है, क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ल। दूसरा होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। फिर इसके बाद होता है तीसरा जो वर्ग हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ल। अगला त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। अगला इसके बाद प वर्ग, प वर्ग में प, फ,
ब, भ और म। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। इसके बाद बात आती है अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजनों में आपका य र ल व, य र ल और व आते हैं। इसके बाद बात आती है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में देखिए तालबीन सौ, मूर्धन सौ, दंती सौ और ह आते हैं। और इसके बाद बात आती है संयुक्त, संयुक्त संयुक्त व्यंजनों में अक्ष, त्र, ज्ञ और श्री आते हैं। देखिए इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे कि ये 5, उसके बाद 10, फिर 15, फिर उसका 20, फिर उसके बाद 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37। 2 और व्यंजन होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन देखिए यहाँ पे ड और ढ, ड बिंदा लगा वाला और ढ भी बिंदा लगा वाला, जिनका निश्चित स्थान ड के बाद यानी कि यहीं पर ही ड हलंत कर ड के नीचे बिंदा लगा के और ढ के नीचे भी बिंदा लगा के इस स्थान पर आता है, तभी ये जाके टोटल व्यंजन 39 होते हैं। देखो व्यंजनों की खास बात इसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं अक्षत्र ज्ञ श्री वाला। अक्ष जो है आपका वो क हलंत प्लस पेट कटा सो हलंत से मिलकर बना होता है। तो रो देखिए तो हलंत प्लस रो से मिलकर बना होता है। अगला उसके बाद ज्ञ, जो हलंत प्लस यों से मिलकर बना होता है। फिर बात आती है श्री की, तो श्री शब्द वाला सो हलंत प्लस रौ से मिलकर बना होता है। देखो इसके बाद बात आती है हमारे यानी कि कौन से व्यंजनों में क्या विशेषता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर में देखिए य और व आते हैं। फिर उसके बाद आती है लुठित व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत एक लुठित व्यंजन होता है, लुठित व्यंजन। लुठित व्यंजन की श्रेणी व को होती है। यह एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन उठाता है, देखिए कि लुठित व्यंजन क्या है। अगला पार्थिवक व्यंजन, पार्थिवक व्यंजन कहते हैं देखिए लौ को। अगला उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ दोनों आते हैं। अगला देखिए घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अगला बात आती है हमारे घोषत्व के आधार पर व्यंजन। देखिए घोषत्व, घोषत्व का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ होता है कि ध्वनि का कंपन। देखिए अघोष और सघोष दो घोषत्व होते हैं। अघोष में जिन ध्वनियों में कंपन न हो, जिन ध्वनियों में कंपन न होती हो उन्हें क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। जैसे वर्ग के द्वितीय और पहला अक्षर, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है,
अघोष होता है, अघोष होता है, यानी कि कंपन नहीं होती है पहले और दूसरे वर्ण में। अगला उसके बाद बात आती है पहला और दूसरा। अगला सघोष, अगला दूसरी बात आती है सघोष। सघोष में जिन ध्वनियों में कंपन हो वह, देखिए जिन ध्वनियों में कंपन होती है उन्हें सघोष कहते हैं। वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका? सघोष होता है। देखिए इसके बाद बात आती है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ होता है हवा से, प्राण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यहाँ पे? हवा से होता है। प्राण दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत देखिए वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। वर्ग जैसे क, च, ट, त, प, इन आधारों पे। अगला इसके बाद बात आती है महाप्राण की। महाप्राण, देखिए महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। देखिए अब बात अंत में एक बात यह आती है कि किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से होता है? किन वर्गों का उच्चारण किन स्थानों से होता है? तो देखियो हम बात करते हैं क वर्ग की। क वर्ग के जितने भी क, ख, ग, घ और ड़, इनका उच्चारण बिंदु हमारा कंठ होता है। मुख के प्रथम स्थान यानी कि कंठ से ये ध्वनियां निकलती है। दूसरा चौ, चौ वर्ग, चौ, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण बिंदु देखिए चौ वर्ग का उच्चारण बिंदु तालव्य होता है। चौ वर्ग का उच्चारण बिंदु तालव्य होता है, यानी कि तालु में, हमारी ऊपर तालु में जीभ लगती है। अगला इसके बाद देखिए तो वर्ग, तो, थ, द, ध। देखिए यहाँ पे तो वर्ग, तो वर्ग में ट, ठ, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग का उच्चारण बिंदु देखिए मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य यानी कि जीभ का पीछे की ओर को पलटना, जीभ का पीछे तालु से पीछे की ओर को पलटना। इसके बाद देखिए तो वर्ग होता है। तो वर्ग के अंतर्गत तो, थ, द, ध और न आते हैं। देखिए तो वर्ग का उच्चारण दंत होता है, दंत, यानी कि तो वर्ग को बोलने में हमारी जीभ दांतों पे लगती है। अगला उसके बाद प वर्ग होता है।
प, फ, ब, भ और म। देखिए प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग का उच्चारण बिंदु हमारा ओष्ठ यानी कि होंठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से देखिए मैं लास्ट और अंतिम समय में यही कहूंगा कि किसी भी वर्ग का उच्चारण आपने जानना हो कि वो कहाँ से बोला जाता है, तो आप पहली श्रेणी को याद कर लीजिए, क, च, ट, त, प। और अपने मुख के प्रथम चरण यानी कि कंठ से शुरू होइए। कंठ में क वर्ग कंठ, फिर उसके बाद च वर्ग तालु, फिर उसके बाद ट वर्ग मूर्धन्य, फिर त वर्ग दंत, फिर लास्ट में प वर्ग ओष्ठ होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी आप वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट में इससे भी अधिक क्वेश्चनों को मेरे से पूछ सकते हैं आप। और अगला चैप्टर संधि एक वीडियो अगला और बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये यूट्यूब चैनल मेरा बिस्ट एजुकेशन के नाम पे है, और मैं आपका आभारी रहूँगा। और धन्यवाद।